हम लोग एक्सरसाइज 1 मेटलर्जी से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 9. It's given among the following group of oxide the group that cannot be reduced by carbon to give the respective metal. ओके तो मतलब आपको बेसिकली चेक करना है कि इसमें से कार्बन रिडक्शन के केस में अप्लाई नहीं होता है. तो उसमें देखो आपको डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए. सबसे पहले जो K2O है इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लगाएंगे और जो CuO है इसमें हम लोग सेल्फ रिडक्शन लगाएंगे. तो दिस इज द केस वेयर कार्बन रिडक्शन इज नॉट एप्लीकेबल. आयरन में कार्बन रिडक्शन लगेगा, टिन में कार्बन रिडक्शन लगेगा, जिंक में कार्बन रिडक्शन लगेगा और अगले वाले केस में जिंक लेड के केस में जिंक कार्बन रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन दोनों वर्कआउट करता है. तो ऑप्शन A, B, C में सब कार्बन रिडक्शन के केस हैं. ठीक है, कार्बन रिडक्शन इज फॉर आयरन, टिन, जिंक, लेड सब में काम करेगा. सेल्फ रिडक्शन कॉपर एंड लेड, तो लेड को हम दोनों में इंक्लूड करेंगे. और K2O जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड एल्यूमिनियम के केस बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हैं. तो उसका आंसर हो जाएगा C. नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 16. दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. इट्स गिवन सॉफ्टनिंग ऑफ लेड मींस, तो उसका मतलब हम लोग इंप्योरिटीज रिमूव करते हैं लेड के केस से. तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ लेड. तो लेड बेस्ड इम्प्योरिटी, लेड में जितनी भी इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करना होता है. सो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज व्हिच इज मेटालिक इम्प्योरिटीज फ्रॉम द लेड, तो दिस इज रिफर्ड एज सॉफ्टनिंग ऑफ लेड. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सीधे लर्न कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 23. इट्स आस्क्ड सल्फाइड ओर्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड बाय. सल्फाइड ओर्स के केस में हम लोग फ्रॉथ रोटेशन टेक्निक फॉलो करते हैं. आपको स्पेशली मार्क कराया था सल्फाइड्स के केस में फ्रॉथ रोटेशन. देन क्वेश्चन नंबर 25. 25 is given. These are the following extraction process of silver but not a side product of electrolytic refining of copper. ये करेक्ट है. मैंने आपको रिफाइनिंग के केस में बताया था कि कॉपर की रिफाइनिंग में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सब बाई प्रोडक्ट्स की तरह बाद में मिल जाते हैं जिससे रिफाइनिंग की कॉस्ट निकल आती है. दिस इज करेक्ट. दूसरा प्रोसेस लिखा है पार्क प्रोसेस इन विच जिंक इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर. ये भी करेक्ट है. बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर सल्फाइड विद KCl एंड देन रिएक्शन विद सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक. ये भी करेक्ट मेथड है. लास्ट में लिखा है हीटिंग ऑफ दिस कंपाउंड. ये इनकरेक्ट है क्योंकि इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती. एक्चुअल प्रोसीजर क्या है कि अगर इससे आपको प्रोडक्ट जिंक सिल्वर चाहिए तो उसकी रिएक्शन एक्चुअली में जिंक से कराई जाती है. जिंक अंडरगोज जिंक डू द डिस्प्लेसमेंट. उसकी रिएक्शन अगर जिंक से कराएंगे तो जिंक सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा. ZnCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स बनेगा. ZnCl4 Na2 ZnCl4 प्लस सिल्वर फॉर्म होगी. इससे सिल्वर फॉर्म होगा. तो उसका इनकरेक्ट प्रोसेस पूछा गया तो टी आंसर हो जाएगा. ठीक है. आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 इज गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लाबर सॉल्ट. ग्लाबर सॉल्ट इज सोडियम सल्फेट डॉट NH2. तो इस ब्लॉक में पढ़ा होगा. बाकी कंपाउंड्स को देखना है तो MgSO4.7H2 को इप्सम सॉल्ट बोलते हैं. दिस इज रिफर्ड एज इप्सम सॉल्ट अगर नाम याद करने तो. दिस इज योर ब्लू विट्रियोल. This is green vitriol and this is Glauber salt. ऐसे ब्लॉक में भी पढ़ा होगा. तो कॉमन नेम याद रखने होते हैं. MgSO4.7H2 is Epsom salt, copper sulfate.5H2 is blue vitriol, फिर sulfate.7H2 green vitriol and Na2SO4.NH2 is Glauber salt. 29 questions asked boron can be obtained by the various methods but not by. तो पहला केस लिखा है thermal decomposition, pyrolysis in von Arcus process, reduction of BCl3 by hydrogen and electrolysis of fused BCl3. तो अब देखो मुझे ABC के बारे में तो बहुत क्लू नहीं है बट ये सर्टेनली पता है कि इसका आंसर डी होगा बिकॉज BCl3 जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर फॉलो करता है तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा ही नहीं पाएंगे. तो उसका फ्यूज फॉर्म भी बनाएंगे तो भी B+Cl3 माइनस Cl माइनस क्रिएट ही नहीं होगा. हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है. तो इसका आंसर डी होगा. तो नॉर्डिक के क्वेश्चन दोनों टेक्निक से सॉल्व किए जाते हैं. सिलेक्शन एंड रिजेक्शन मेथड. कई बार आपको ऐसे सवाल दिए जाएंगे नॉर्डिक में जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा बट आपको श्योर शॉट पता होगा फोर्थ वाला आंसर. तो उस केस में भी काम बनता है. या कभी कभी इसका उल्टा होता है. रिजेक्शन टेक्निक होती है कि आपको आंसर नहीं पता होगा बट आपको सर्टेनिटी पता होगा बाकी 3 ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते हैं. तो बोथ द टेक्निक्स विल अप्लाई क्योंकि हम लिमिटेड डेटा लर्न कर सकते हैं. सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है. वी विल फॉलो बोथ द टेक्निक्स. ठीक है. Then question number 34 is given selection of temperature to carry out the reduction process depends so as to make. तो आपको पता है कि कोई भी रिडक्शन प्रोसेस अगर वर्कआउट कराना है तो उसका डेल्टा जी नेगेटिव लाना पड़ेगा. तो 34 के लिए हमारा आंसर ए हो जाएगा. अगर और प्रिसाइसली बताऊं तो ये डेल्टा जी नॉट से डिसाइड करते हैं एलिंगम डायग्राम के केस में. बट सही तरीका यही है कि आपका जो प्रोसेस है उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो दैट प्रोसेस विल बी फीजिबल.
तो आपको डेल्टा जी नेगेटिव का केस चेक करना चाहिए। अगर एलिगम डायग्राम के रिस्पेक्ट में बताएं तो ये डेल्टा जी नॉट नेगेटिव चेक करके भी हम आंसर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज गिवन द केमिकल प्रोसेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम हेमेटाइट इन्वॉल्व्स। तो देखो हेमेटाइट का प्रोसेस अगर स्टार्ट करें तो हेमेटाइट का पहले होता है रिडक्शन। हेमेटाइट के फॉर्मूले याद है, दिस इज बेसिकली कंप्लीट मेटलर्जी ऑफ आयरन। तो हेमेटाइट स्टार्ट होता है Fe2O3 से। Fe2O3 से हम सबसे पहले अचीव करते हैं पिग आयरन, पिग आयरन से कास्ट आयरन, कास्ट आयरन से रॉट आयरन, और फाइनली रॉट आयरन से स्टील। ये प्रोसीजर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का स्टेप रिडक्शन लगाते हैं। उसके बाद कास्ट आयरन से जब रॉट आयरन करते हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज किया जाता है। अगर आपको ये प्रोसेस याद हो, रिवर्बरेटरी फर्नेस में अलग से एक बारी लाइन विद Fe2O3 से हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं इम्प्योरिटी का, जो आर्सेनिक कार्बन जो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज होती हैं उससे रॉट आयरन बनाते हैं और बाद में इसका अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। तो दैट इज स्टील कन्वर्जन। तो उसका प्रोसेस होगा, सबसे पहले रिडक्शन कराएंगे और रिडक्शन के बाद हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस फॉलो करना शुरू करते हैं। तो इनिशियल प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस इज रिडक्शन एंड देन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसका आंसर सी मार्क कर लेंगे। Next question number 37, it's given the extraction of zinc from zinc lead is achieved by, zinc lead is basically zinc sulfide, principal ore of zinc। तो इसका आपको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लिखना है। तो रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन, ये आपका आंसर होगा। कार्बन रिडक्शन टेक्निक फॉलो करते हैं। जिंक के केस में सेल्फ रिडक्शन नहीं होता है, सेल्फ रिडक्शन इज फॉर कॉपर एंड लेड। लेड के केस में कार्बन रिडक्शन भी अप्लाई करते हैं, जिंक के केस में कार्बन रिडक्शन ही फॉलो करते हैं। तो जिंक का पहले रोस्टिंग कराते हैं, जिंक ऑक्साइड बनाते हैं और फाइनली इसको कार्बन से रिड्यूस करते हैं। तो वो जिंक ऑक्साइड भी बन सकता है, जिंक सल्फेट भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और जिंक ऑक्साइड या जिंक सल्फाइड को फाइनली कार्बन से रिड्यूस कराते हैं। तो उसकी बेसिक टेक्निक है, जिंक सल्फाइड की रिएक्शन पहले ऑक्सीजन से करा के जिंक ऑक्साइड और फिर जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिडक्शन करा के जिंक प्लस CO। मैंने आपको सारे मेटल्स की डिटेल मेटलर्जी बनाई हुई, जिनको डाउट है वो पहले लेक्चर प्रॉपर्ली रिवाइज कर लो तो आप फटाफट आंसर लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, जिंक ब्लेंड इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय, जिंक ब्लेंड इज एक्चुअली सल्फाइड ओर, और सल्फाइड ओर के लिए हमेशा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का प्रोसेस होता है दैट इज क्रॉस रोटेशन। इसका आंसर डी मार्क कर देंगे। जिंक ब्लेंड इज एक्चुअली जिंक सल्फाइड, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर के केस में हमेशा क्रॉस रोटेशन प्रोसेस को प्रेफरेंस दी जाती है। तो आंसर मस्ट बी डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज गिवन द मेटालिक लक्ष्चर एक्सिबिटेड बाय सोडियम इज एक्सप्लेन्ड बाय। मैंने आपको बताया था किसी भी मेटल के ऊपर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग होती है वो होता है फास्ट मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज़्यादा सरफेस पे फास्ट मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना प्रॉपर शाइनिंग आएगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो लूज इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के फास्ट मूवमेंट की वजह से शाइनिंग आती है मेटालिक लक्ष्चर। Then question number 46 is given, of the following the metal that cannot be obtained by electrolysis of the aqueous solution of its salt. So its answer will be alkali metal, alkaline earth metal and aluminium। तो उसके हिसाब से उसका आंसर बी लिखेंगे। मैग्नीशियम अचीव करने के लिए हम लोग कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट। क्योंकि अगर एक्वा सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो इस प्रोसेस से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, मेटल एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने आपको रूल सिखाया, अल्कली मेटल, अल्काइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम के लिए हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं मोल्टेन सॉल्ट की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सही कर लीजिए, इट मस्ट बी सी। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर सब होता है प्योरिटी में। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 48 करना है तो कर लो। दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम सिलिकेट होता है। थॉमस स्लैग एक्चुअली में फर्टिलाइजर होता है अगर आपको सही तरीके से। तो Thomas slag is a fertilizer which contains phosphate. So tricalcium phosphate and calcium silicate combination को बोलते हैं Thomas slag। पी ब्लॉक में पढ़ेंगे हम इसको, नाइट्रोजन फैमिली में फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। अभी लर्न करना है तो लर्न लो, तो और की तरह से भी मान सकते हैं उसको, सिलिकेट और है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इट्स गिवन, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कैन नॉट बी कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज। तो अगर जितने भी मेटल्स हैं, अगर जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्यूमिनियम, तो इन सब की टेंडेंसी होती है आयनिक कार्बाइड्स बना लेते हैं। उसका आंसर बी हो जाएगा। मेटल कंबाइंस विद कार्बन टू फॉर्म आयनिक कार्बाइड्स। यहाँ पर रिडक्शन ना होकर कार्बाइड फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्योर मेटल मिलने की जगह कार्बाइड मिल जाता है। जब मेटल अगर बना भी तो वो कार्बन से रिएक्ट करके कार्बाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी विल नॉट गेट प्योर मेटल। तो आंसर विल बी बी। ठीक है।
रिएक्शन लिखनी है तो कोई भी केस लिखो, जैसे कैल्शियम की रिएक्शन कार्बन से कराई तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 फॉर्म बन सकती है। मैग्नीशियम के केस में भी मैग्नीशियम का कार्बाइड बन जाएगा, बेरिलियम के केस में बेरिलियम का कार्बाइड बनेगा, एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम कार्बाइड बनेगी, लाइक दैट। सो डिफरेंट कार्बाइड्स विल फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ कार्बन प्रोडक्शन कराते हैं, तो इस चीज को अवॉइड किया जाता है। अल्कली मेटल तो पहले ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उन्हें रिड्यूस करा ही नहीं सकते आप किसी दूसरे मेटल से। अगले केस में पूछा गया इनकरेक्ट मैच इज, तो उसने कहा प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, तो ये गड़बड़ दिया हुआ है। बायस प्रोसेस से एल्यूमिनियम मेटल का प्यूरिफिकेशन नहीं होता, वो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट होता है। बायस प्रोसेस मैंने आपको चीज स्पेसिफाई करी थी, बायस प्रोसेस इज प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, नॉट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो रिफाइनिंग टेक्निक है, हूप्स प्रोसेस। तो एल्यूमिनियम का जो रिफाइनिंग प्रोसेस है वो उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हुई। बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन करना होता है तो बायस प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसके बाद पोलिंग में रिडक्शन ऑफ CO2 होता है, ये करेक्ट है। क्रोमाइट ओर के लिए हम NaOH Na2CO3 यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक है। और सिल्वर के लिए मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस यूज करेंगे, या गोल्ड के लिए मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस यूज करेंगे, तो दैट इज करेक्ट। तो इनकरेक्ट मैच केवल आपके लिए ए हो गया। 52 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी का मतलब होता है हाई टेम्परेचर पे रिडक्शन करा के ऐसा करना है, ठीक है। पायरोमेटलर्जी मींस रिडक्शन एट हाई टेम्परेचर। तो उसमें देखो सिल्वर के केस में हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी फॉलो करते हैं। इन केस ऑफ सिल्वर वी फॉलो हाइड्रोमेटलर्जी, इसकी लीचिंग कराते हैं पहले और फिर जिंक से रिडक्शन कराते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी फॉलो करेंगे, विल फॉलो हाइड्रोमेटलर्जी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हम लोग पायरोमेटलर्जी नहीं लगा सकते। कॉपर के केस में पायरोमेटलर्जी काम करेगी, मरकरी में काम करेगी, MnO2 में काम करेगी, SnO2 में काम करेगी, दैट ऑल दोज आर देयर बिकॉज SnO2 में कार्बन रिडक्शन होगा, MnO2 में एल्यूमिनियम थर्माइड प्रोसेस एल्यूमिनियम से रिडक्शन कराएंगे, कॉपर में सेल्फ रिडक्शन होगा हाई टेम्परेचर पे, मरकरी का तो सीधे सीधे हीटिंग से ही होता है, दैट इज प्योर पायरोमेटलर्जी। बाकी सब पायरोमेटलर्जी के केस हैं, केवल Ag2S का केस हाइड्रोमेटलर्जी है, इसलिए वो आंसर हो जाएगा। 53 में पूछा था प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ अ मेटल बाय डिसॉल्विंग द ओर इन अ सुटेबल केमिकल रिएजेंट फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ द मेटल विद द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज कॉल्ड, ये आपके लिए हाइड्रोमेटलर्जी होगी। सॉल्यूशन के थ्रू रिडक्शन कराएंगे तो हाइड्रोमेटलर्जी। जैसे कॉपर के केस में आपको बताया कि कॉपर का पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लेते हैं और बाद में उसको हाइड्रोजन से रिड्यूस करा देते हैं, या सिल्वर के केस में सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बाद में जिंक से रिड्यूस करा देते हैं। सो ऑल दिस प्रोसेस इज हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क 59, रूटाइल इज सेपरेटेड फ्रॉम क्लोरएपेटाइट विल बी, रूटाइल इज एक्चुअली TiO2। मतलब रूटाइल आपको याद आना चाहिए, टाइटेनियम का और होता है, दिस इज TiO2। और TiO2 के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो इस केस में हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन फॉलो करेंगे, विल फॉलो मैग्नेटिक सेपरेशन बिकॉज TiO2 इज मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा 62, 62 पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटलर्जी नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। मरकरी तो चिनाबार, चिनाबार से मरकरी बनाएंगे तो उसमें हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए होता, क्योंकि आपकी रिएक्शन मैंने सिखाई हुई है। मरकरी के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल और मरकरी सल्फाइड इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, मरकरी ऑक्साइड बनता है और उसको हीट कर दो तो प्योर मरकरी बन जाती है, पायरोमेटलर्जी लगती है, देयर इज नो रिड्यूसिंग एजेंट नीडेड। जिंक से जिंक बनाएंगे तो उस केस में आपको कार्बन रिडक्शन चाहिए होगा। आयरन फ्रॉम हेमेटाइट बनाएंगे, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड बनाएंगे तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लगेगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस या करंट की हेल्प से रिडक्शन कराएंगे। मरकरी फ्रॉम चिनाबार में कुछ नहीं करना होता, एयर की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं। और तो अगर थोड़ा ब्रॉड लेवल पे चले तो इसका आंसर डी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बॉक्साइड से एल्यूमिनियम बनाते टाइम एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं यूज करते, करंट से रिड्यूस कराते हैं। तो बहुत प्रिसाइसली लिखा है तो इसका आंसर ए एंड टी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। So question number 66 is Ellingham diagram represents actually change of delta G naught per mole of oxygen with versus temperature. फैक्ट का सीधा सीधा उसका आंसर ए मार्क कर लेंगे, ठीक है। When you ask question number 71, it's given how is the limestone used for the iron extraction. तो limestone is calcium carbonate को हीट करके CaO बनाते हैं। तो आयरन मेटलर्जी में जो प्रिंसिपल इम्प्योरिटी होती है वो होती है सिलिका, और इसमें लाइमस्टोन CaO जो है वो काम करता है फ्लक्स की तरह से, और कैल्शियम सिलिकेट यहाँ पे स्लैग बन जाता है। This is a use of limestone iron metallurgy, so that is helping for formation of slag। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे,
या तो लिखा होता है यूज्ड एज फ्लक्स, तो ये भी आंसर होता, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्लैग दे रखा है, तो ये इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है। देन 72 is asked, aluminum is prepared in large quantity by, तो एल्यूमिनियम को लार्ज क्वांटिटी में अगर क्रिएट करना होता है तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं हम लोग उसका। तो इलेक्ट्रोलाइजिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन लगता है इसमें, ये अप्लाई इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ, अगर मिक्सचर याद करना है तो एल्यूमिना, क्रायोलाइट Na3AlF6 और फ्लोरोस्पार CaF2, इस मिक्सचर की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं फ्यूज्ड फॉर्म में। इलेक्ट्रोलिटिक ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड CaF2 मिक्सचर कराते हैं, तो उससे हमें प्योर एल्यूमिनियम अचीव होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 देख लो। इन क्वेश्चन नंबर 75 इज गिवन Na3AlF6 इज क्रायोलाइट इज प्लस, तो क्रायोलाइट क्या होता है, Na3AlF6 होता है, जिसको हम लोग फ्लक्स की तरह यूज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना रिड्यूस कराने के और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। इसका आंसर लिखेंगे Na3AlF6 इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना फॉर लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन ए भी में गड़बड़ी क्या है, यहाँ पे देखो लिखा है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये गलत है। अगर ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखा होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, डन। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, व्हिच मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, अभी आपको समझाया था मैग्नीशियम, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं मिल रहा है, तो व्हिच मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम लोग अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम यूज करते हैं। तो क्रोमियम के लिए हम लोग एल्यूमिनो-थर्माइड प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के केस में काम करेगा, क्रोमियम के केस में नहीं काम करते, या यूज ही नहीं करते क्रोमियम के केस में, एल्यूमिनो-थर्माइड प्रोसेस फॉलो करते हैं। उसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, इट्स व्हेन इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना टू एल्यूमिनियम बाय हाल्स प्रोसेस इज कैरीड आउट, तो इसमें हम लोग क्रायोलाइट यूज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करने के लिए, स्टैंडर्ड सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा सी, in presence of cryolite which forms melt with lower melting point। इसका नेक्स्ट केस में लिखा है नाइट्रस फेरिक क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय, अगर आपको FeCl3 का नाइट्रस फॉर्म बनाना है तो FeCl3 लुईस एसिड फॉर्म होता है, तो FeCl3.6H2O कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाता है, तो उसको हीट करा के आप दोबारा FeCl3 नहीं बना पाएंगे। तो उसका बेटर तरीका ये होता है कि आप जो मेटेलिक आयरन है उसको स्टीम ऑफ ट्राइक्लोरीन में हीट करो, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रिकॉशन लेनी है वो ये है कि FeCl3.6H2O को हीट करके FeCl3 नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 86 इज मैकर्थन फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, जो आपको गोल्ड मेटलर्जी सिखाया था वही लिखना है। तो उसमें गोल्ड का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज गोल्ड की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 यूज करेंगे, तो AuCN2 माइनस, ये गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जिंक से रिएक्शन होने के बाद कॉम्प्लेक्स बनेगा ZnCN4 2 माइनस, तो उसका कॉम्प्लेक्स मैच करा लो, तो 86 का अपना आंसर बनेगा ए। गोल्ड मेटलर्जी की रिएक्शन देख लेना बस एक बार, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 1, और एक्सरसाइज 2 के जो डाउट्स है वो मार्क करिए फटाफट। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर देखो 7, व्हाई लाइमस्टोन इज एडेड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गैलेना। तो अगर आप लाइमस्टोन ऐड करेंगे गैलेना के केस में, तो गैलेना इज बेसिकली PbS फॉर्म, तो उसमें एक तो वो लेड सल्फेट बनाने से रोकेगा, ठीक है। इट रिमूव्स द इम्प्योरिटी ऑफ सिलिका एज अ फ्यूजेबल स्लैग, वो भी बताया था, कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म होगी। इट कन्वर्ट्स लेड सिलिकेट टू लेड ऑक्साइड, ये गड़बड़ है, लेड सिलिकेट को तो रोस्टिंग के थ्रू ही ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एंड इट रिमूव्स द इम्प्योरिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड एज अ फ्यूजेबल स्लैग, तो ये भी सही है। तो उसका 7th के केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे दैट इज A, B एंड D। जो हमारा प्रोसेस है वो लेड सल्फाइड है, इसकी रोस्टिंग कराते हैं तो इससे लेड ऑक्साइड फॉर्म होता है। इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो सिलिका इम्प्योरिटी हो सकती है, जो CaO के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म बना देता है, ठीक है। और आयरन ऑक्साइड को भी फ्यूजेबल स्लैग में सिलिका के फॉर्म में रिमूव करेंगे। तो लाइमस्टोन जो है वो सिलिका इम्प्योरिटी रिमूव करने में हेल्प करता है बेसिकली, तो उसका आंसर ABD हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 12, explain the extraction of silver and gold using KCl solution, the cyanide ion reacts with metal as a, तो साइनाइड आयन जो है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि मेटल Ag प्लस या गोल्ड प्लस फॉर्म में पहुंच जाएगा।
तो वो कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करेगा। या तो लुईस बेस लिख सकते थे या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लिख सकते थे, क्योंकि फाइनली जो फॉर्म बनती है वो ये बनती है AgCN2 माइनस दिस। गोल्ड के केस में ये फॉर्म बनेगी। तो या तो Cn माइनस का फंक्शन लुईस बेस लिख सकते थे आप, या इसी को टेक्निकल टर्म में लिगैंड बोल सकते थे, या फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। इनमें से कोई भी ऑप्शन लिखा जा सकता था। लुईस एसिड ही होता नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहाँ पे यूज़ करते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, साइनाइड का वो फंक्शन नहीं है, और साइनाइड रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं होता। तो उसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ठीक है। देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में लिखा है क्वेंच स्टील इज रिड्यूस्ड बाय हीटिंग स्टील टू रेडनेस एंड अलाउ इट टू कूल स्लोली। क्वेंच स्टील इज प्रोड्यूस्ड by heating it to redness and then allow it to cool slowly। तो quenched का मतलब होता है सडन कूलिंग। मैंने आपको दो तरह की कूलिंग बताई थी। एक एनिलिंग का मतलब होता है स्लोली कूल करना, और क्वेंच्ड का मतलब होता है सडनली कूल कर देना। ग्लास बनाने के लिए नॉर्मली क्वेंचिंग की जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर आपको क्वेंच्ड का मतलब समझना है तो इट इज सडन कूल। कोई चीज़ एकदम से कूल करा दोगे स्टील पे तो क्वेंचिंग बोलते हैं उसको। तो क्वेंच स्टील इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग स्टील टू रेडनेस एंड अलाउड टू कूल स्लोली, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर सडनली कूल लिखते तो ये करेक्ट हो जाता। उसका लिखा है स्टेनलेस स्टील इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग रॉट आयरन इन द मोल्टेन क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील जो बनानी होती है उसके केस में क्रोमियम नहीं लेते। ठीक है। उसका लिखा है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द हार्ड कोटिंग ऑफ आयरन नाइट्राइड ऑन द सरफेस ऑफ स्टील इज कॉल्ड नाइट्राइडिंग। ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है। अगले केस में लिखा है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग थिन कोटिंग ऑफ हार्डन्ड स्टील ऑन द सरफेस ऑफ माइल्ड स्टील इज कॉल्ड हार्डनिंग। ये भी डेफिनेशन है। दोनों चीजें आपको सिखा रखी हैं। तो 13 का आंसर अपना CND हो जाएगा। ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो है वो अलॉय ऑफ क्रोमियम है, बट उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल्टेन रॉट आयरन में क्रोमियम ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें क्रोमियम का परसेंटेज 18 है, मेजर परसेंटेज आयरन है। तो सोल्यूशन में इसका जो सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन होता है अलॉय में, तो उसमें जो सॉल्यूट फॉर्म होगा वो क्रोमियम की तरह काम करेगा, और जो सॉल्वेंट फॉर्म होगी वो रॉट आयरन काम करेगा। तो बेसिकली स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए रॉट आयरन में मोल्टेन क्रोमियम ऐड करेगा, मोल्टेन रॉट आयरन में क्रोमियम ऐड करेंगे। ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है। Next question number 15 is given which of the following statement is are correct? Steel cannot be permanently magnetized। अब ये थोड़ा फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों को स्टील की प्रॉपर्टी पता है कि स्टील हमेशा परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। अब आपने रॉट आयरन का और कास्ट आयरन और स्टील का केस मैग्नेटाइजेशन में पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे इस चीज़ को। तो स्टील कैन नॉट बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, ये गलत है। स्टील को परमानेंटली मैग्नेटाइज करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन लिखा है कास्ट आयरन कैन नॉट बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, ये ठीक है। कास्ट आयरन टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने में यूज करते हैं। उसका स्प्रिंजियन इज एन अलॉय ऑफ आयरन जिंक एंड एंटीमनी, ये गलत हो गया। एंड स्टील कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, ये करेक्ट हो गया। तो उसका आंसर हमारे लिए बी एंड डी हो जाएगा। ठीक है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी एंड डी। अगर आपको स्प्रिंजियन अलॉय लिखना है तो एक्चुअली में ये फेरोमैग्नीज अलॉय होता है। तो दिस कंटेन्स आयरन एंड मैग्नीज, अगर इसका सही फॉर्म लिखना है तो। अदरवाइज दिस इज नॉट अलॉय ऑफ जिंक एंड एंटीमनी, तो आप मार्क कर लो। तो उसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 16। 16 it's given ferric alum is commonly known as Mohr salt। ferric alum is commonly known as Mohr salt। तो ये ऑल्टो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फेरिक एलम का जो फॉर्म होता है, मैं दोनों के फॉर्म लिखे देता हूँ। फेरिक एलम जो होता है दैट इज K2SO4.Fe2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। आयरन इसमें +3 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। दिस इज योर फेरिक एलम। और मोहर सॉल्ट लिखेंगे तो दिस इज फेरस अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 3SO4.6H2O। इसमें आयरन +2 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। तो फेरस सॉल्ट, मोहर सॉल्ट और एलम दोनों अलग अलग केस हैं, दे आर नॉट सेम। अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। अगले ऑप्शन पूछा है कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड। तो आपको बताया था मैंने कि जो रॉट आयरन होता है वही मैलिएबल आयरन होता है। तो कास्ट आयरन में वेल्डिंग नहीं होती, एक बार ब्रेक हुआ तो ब्रेक हो गया, फिर इसका फर्दर यूज नहीं होता। ये करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसका अगले केस में लिखा है हीटिंग स्टील टू हाई टेम्परेचर फॉलोड बाई क्विक क्वेंचिंग इन वाटर इज कॉल्ड एनीलिंग। ये भी उल्टा लिखा हुआ है। अगर क्विक क्वेंचिंग करते हैं तो ये क्वेंच्ड स्टील होती है, और स्लोली कूल कराते हैं तो ये एनीलिंग प्रोसेस होता है। तो क्विक क्वेंचिंग इन वाटर ये गलत दिया हुआ है, दिस इज क्वेंच्ड स्टील। क्वेंचिंग का मतलब होता है सडन कूलिंग, एनीलिंग का मतलब होता है स्लो कूलिंग। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगले केस में लिखा हुआ है
एलिंको इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ये सही है। एलिंको इज एक्चुअली में अलॉय, तो ये भी गड़बड़ दिया हुआ है। एक्चुअली में यूटेंसिल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने के लिए हम लोग स्टील वाले पार्ट्स यूज करते हैं। तो एलिंको को बेसिकली मैग्नेट्स बनाने में यूज किया जाता है और यूटेंसिल्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं। ये बात मैंने आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट कराई थी यूजर्स के टाइम पे। सो यूटेंसिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स पार्ट बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील यूज करेंगे। एलिंको इज अलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। याद रखना बहुत आसान है क्योंकि आपको सीधे सीधे फॉर्मूला देख के पता चल जाएगा। AlNiCO लिखा हुआ अगर आप ध्यान से देखो तो। एंड दिस इज बेसिकली यूज्ड टू प्रिपेयर मैग्नेट्स। ओके, देन यू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 is given coke is added during smelting. तो स्मेल्टिंग मतलब रिडक्शन कराना होता है, तो कोक का प्राइमरी यूज होता है वो रिडक्शन कराने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो दोनों ऑप्शन है। अब ये रिडक्शन का प्रोसेस लिखा होता है तो FeO से Fe रिड्यूस कराने के लिए हम लोग कार्बन यूज करते हैं, अगर आपको याद हो, हाई टेम्परेचर पे। Fe2O3 का रिडक्शन Fe3O4 में, Fe3O4 का रिडक्शन FeO में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड्स होता है। FeO को Fe में रिड्यूस कराने के लिए हम लोग कॉमनली कार्बन यूज करते हैं। इसके रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर में सेल्फ रिडक्शन लगता है। FeO को फर्दर Fe2O3 में ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करता है। इसका आंसर सी मार्क कर लेंगे। टू सम एक्सटेंट इसका आंसर ए भी लिख सकते हो, बट अगर बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लिखना है तो इसके लिए आप आंसर बेस्ट तरीके से अगर लिखना है तो उसका आंसर आप प्रेफर करो सी लिखना, अगर सिंगल करेक्ट है तो। मल्टी करेक्ट के केस में आप ए भी लिख सकते हो, बट अदरवाइज कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, लो टेम्परेचर यूज करते हैं। कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हाई टेम्परेचर करते हैं। आप ब्लास्ट फर्नेस वाला डायग्राम देखोगे तो उसमें देखो बॉटम पे FeO को आयरन में रिड्यूस कराया गया विद कार्बन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो SiO2, CaO, इथाइल जेंथेट और कॉपर सल्फेट पूछा गया। तो देखो सबसे पहले तो इथाइल जेंथेट समझना है। इथाइल जेंथेट हम लोग फ्रॉथ रोटेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। अच्छा, सिलिका और SiO2 भी याद रख सकते हो। तो सिलिका जो है हमारा वो एसिडिक फ्लक्स है, CaO जो है वो बेसिक फ्लक्स है, ठीक है। और इथाइल जेंथेट मैंने आपको बताया था फ्रॉथ रोटेशन प्रोसेस में हम लोग कलेक्टर्स की तरह यूज करते हैं। और कॉपर सल्फेट जो है वो एक्टिवेटर होता है, विच इज यूज्ड एज एन कैटलिस्ट फॉर द प्रोसेस। सीधे सीधे बस आंसर लिख लेना है इसके। सिलिका जो हो गया वो एसिडिक फ्लक्स हो गया, CaO बेसिक फ्लक्स हो गया, इथाइल जेंथेट हमारे लिए कलेक्टर हो गया और कॉपर सल्फेट हमारे लिए एक्टिवेटर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। क्रॉस रोटेशन प्रोसेस में पोटेशियम इथाइल जेंथेट जो है वो कलेक्टर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, हमारा कलेक्टर और स्टेबलाइजर्स दो टर्म थे। स्टेबलाइजर्स के लिए हम लोग एनिलीन और क्रिसॉल यूज करते हैं। ठीक, then he has question number 35. 35 is when the extraction of silver complex NaAgCl2 is reacted with zinc. ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और लास्ट में लिखा है जिंक इज डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल, ये इनकरेक्ट हो गया। ट्रांजिशन मेटल्स में ऑल डी ब्लॉक एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी होता है। ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑल डी ब्लॉक एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते क्योंकि इनकी वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल दोनों कंप्लीट होते हैं अपने एलिमेंटल फॉर्म में भी और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में भी। पीरियोडिक टेबल के टाइम आपने सीखी होगी बात। सो उसका आंसर हम लोग मार्क कर देंगे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग, यानी सी। Then question number 37, it's given number of ligands in the stable volatile complex formed during the extraction of nickel in Mons process. तो nickel in Mons process में बनता है NiCO4। तो उसमें 4 CO लिगेंड की तरह कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 4। Mons process में जो स्टेबल वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज NiCO4। ठीक है, सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 4। ठीक, नेक्स्ट केस में लिखा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एल्यूमिना इज अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस एंड लोअर्स द टेम्परेचर टू द फ्यूज्ड एल्यूमिना ऑफ ट्रायोलाइट इन द फेल्सपार आर फिक्स्ड approximately x degree Celsius temperature is attained and the metallurgy is done. So the value of x by 100 is approximately, तो देखो मैंने आपको बताया था कि अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है घटने के बाद। और जो रेंज बताई थी मैंने आपको 800 से 1000 लिखते हैं बेसिकली। अगर टेंटेटिव लिखना होता है तो 900 के आसपास लिखते हैं, तो उसका आंसर 9 लिखा जाता है अप्रोक्सीमेटली। और तो थोड़ा वेग क्वेश्चन है बट ठीक है, मतलब अगर सिर्फ लिखना है तो यू कैन राइट 9, अदरवाइज इसका आंसर 8 to 10 के बीच में कुछ भी लिखा जा सकता है। 8, 9, 10 कुछ भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि रेंज है 800 से 1000 के बीच में। तो अगर इंटीजर फॉर्म में लिखना है तो वी विल प्रेफर 9, अदरवाइज इसका आंसर 8 से लेकर 10 के बीच में कोई भी वैल्यू लिख दोगे तो चलेगा, बिकॉज टेम्परेचर रेंज कम्स बिटवीन 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस। बहुत प्रिसाइज चलना है तो इट इज 9।
ठीक है, देखो उसमें सारे कैटलिस्ट प्रोसेस यूज किए गए हैं। अब अलग अलग कैटलिस्ट सब लोग अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं एक्सरसाइज 3 का। तो उसमें देखो आपको सबसे आसानी से जो अभी याद है सरफेस केमिस्ट्री में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये हम लोग यूज करते हैं फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो उसका आंसर बी का आंसर 3 होना चाहिए। तो हम इतने से ही बता सकते हैं इसका आंसर ए होगा। और तो बाकी भी चेक करने हैं तो बता देता हूँ। CuCl2 हम लोग डिकेन्स प्रोसेस में यूज करते हैं। इसके बाद PDCl2 होता है शायद। ये PDCl2 इज इन रैकर्स प्रोसेस एंड TiCl4 इज जिग्लर-नाटा पॉलीमराइजेशन। तो ये सब स्टैंडर्ड कैटलिस्ट हैं। जिग्लर-नाटा हम लोग पॉलीमराइजेशन में पढ़ेंगे, PDCl2 डी ब्लॉक में आएगा, बाकी CuCl2 और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड पी ब्लॉक के केस में। तो आप सारे कैटलिस्ट यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। तो करेक्शन कर लीजिए, दिस शुड बी PDCl2 एंड TiCl4। और ये पूरा पार्ट NCERT डी ब्लॉक से कॉपी करा गया। आप यहाँ से चाहो तो सारे यूजेस देख सकते हो। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड फॉर contact process, TiCl4 AlCH3 whole trice is Ziegler-Natta catalyst, and Racker's process में PDCl2 यूज करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथाइन टू एथिलीन। कई बार ये सवाल ऑर्गेनिक में पूछ लिया जाता है, तो ज़्यादातर लोगों को ऑर्गेनिक का सवाल लगता है, बट इट इज एक्चुअली क्वेश्चन फ्रॉम NCERT बुक। उसको थॉरली फॉलो कर लेना है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है,